जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अगले सप्ताह में प्रवेश पत्र जारी हो रहा है। 13 मई से लेकर 16 मई तक आपकी बेहतरीन परीक्षा चलने वाली है। राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है। 18,80,000 विद्यार्थी इस परीक्षा को देंगे। विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा रोड़ा कंप्यूटर, महिला बाल अपराध और जीके का है। रीजनिंग हमने अपने ऐप के अंदर पूरा कोर्स डाल दिया है, वहां से आपने शानदार तरीके से पढ़ ली होगी, तो आपको कोई रीजनिंग में दिक्कत नहीं आएगी। 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे। कंप्यूटर में 30 में से 30 नंबर लाने के लिए जो ये 15 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, इसमें हमने एक यहाँ पर नई रणनीति शुरू की है। 15 दिनों में आपको डेली की 50 प्रश्नों की क्लास मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं 750, 800, हमारा टारगेट 1000 प्रश्नों का रहेगा। 1000 प्रश्न हम डेली, आपकी 50 से 100 प्रश्नों के बीच की क्लास होगी और इन 15 दिनों में डेली क्लास लेकर आएंगे, जिसमें टॉप 50 से 100 प्रश्न आपको मिलेंगे, ताकि परीक्षा तक लगातार 15 दिन क्लास होगी। अब कोई भी यहाँ पर प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। आप सभी साथी जरूर देखें इस क्लास को। छात्र हित में हम ये क्लास शुरू करेंगे कल से, तो आप सभी साथी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास में पहला प्रश्न है, अमेजॉन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां पर शुरू किया? भोपाल, सूरत, जयपुर, रांची। दोस्तों, अमेजॉन सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, करोड़ों अरबों रुपए की। तो अमेजॉन ने अपना पहला केंद्र कहां पर शुरू किया था? दोस्तों, सबसे बेहतरीन प्रश्न है। तो गुजरात के सूरत शहर में शुरू किया था, ध्यान रखना। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जुलाई 2021 को अमेजॉन ने भारत में गुजरात के सूरत शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया, जो कंपनी द्वारा वर्ष 2025 तक भारत के 1 करोड़ छोटे और मझोले उद्योगों को डिजिटल बनाने की पहल का एक हिस्सा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल सभी दोस्तों का राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड। हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है, कौशिक विसु को किया गया। जो भी साथी बता रहे हैं, भारतीय ये अर्थशास्त्री है, कौशिक विसु को अर्थशास्त्र के लिए हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हेम्बर्ग में पुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस सेपर के द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाली आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 किससे संबंधित है? अक्सर धारा 66 चर्चा में रहती है। हाल ही में उच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 में इस्तेमाल पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसे वर्ष 2015 में खत्म कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने यह नोटिस पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया था। आंकड़ों के अनुसार 2015 के बाद इसके लगभग 1307 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना संबंधी अपराधों से है। जो भी साथी 2 नंबर आंसर बता रहे हैं, सभी का शानदार तरीके से राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न है, एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? एएफसी महिला एशिया कप 2022 का आयोजन मुंबई और पुणे में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? मुंबई और पुणे में। 1 नंबर आंसर आपका राइट है। जो भी साथी बता रहे हैं, सभी का राइट होगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और का 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? आईएसए का 101वां सदस्य देश कौन सा देश बना है? अमेरिका। कौन बना है दोस्तों? अमेरिका बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत की ओर से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। बहुत ही बड़ी यहां पर यह न्यूज है और एग्जाम में आ सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य के किस जिले की प्रसिद्ध सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? सोजत की जो मेहंदी है वो प्रसिद्ध है राजस्थान की, और इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की है। 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है।
राजस्थान के पाली जिले में स्थित सोजत की मेहंदी अपनी रंगत और खुशबू के लिए पहचानी जाती है। सोजत मेहंदी के लिए जीआई का दर्जा किसानों, एमएसएमई, उद्योग, कारीगरों और उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से फायदे की बात है। इसे लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है नोबेल पुरस्कार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2021 का फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया मेरे दोस्तों? बिल्कुल उपयुक्त, सभी इन तीनों विद्वानों को यह पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? आपको पता है कि रात्रि में जो ओस आती है, जब तेज हवा चलती है उस रात्रि में ये ओस नहीं आती। इसका कारण है वाष्पीकरण की दर तेज होना। 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। बरसात के दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। यही कारण है कि गीले कपड़े गर्मियों में जल्दी और बरसात में देरी से सूखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे जो हम करते हैं अपना, तो एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? बिल्कुल जो भी विद्यार्थी 2 नंबर आंसर बता रहे हैं। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कीचड़ पर केरोसिन डालने पर जल की सतह पर फैल जाता है, क्यों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ऐसा होता है। 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। देखो प्रश्न क्या है। केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होता है, घनत्व भी जल से कम होता है, जिससे केरोसिन क्या होगा? जिससे केरोसिन की बूंदें जल के ऊपर पूरी तरह से फैल जाती है, यानी केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा, 2 नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कार्बन रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, तो ये कार्बन 14 के समस्थानिक है। इसका उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। और ध्यान रखना, कार्बन का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो समस्थानिक है वो है कार्बन 12, और सबसे कम मात्रा में पाया जाता है कार्बन। अगला प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60 में है दोस्तों, ध्यान रखना। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 59 में क्या है? 59 में। इसमें राष्ट्रपति के पद के संबंध में शर्तों का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के निर्वाचन का सारा यहाँ पर दिया गया है। निर्वाचन किस प्रकार से होगा, निर्वाचित व्यक्ति की पद की अवधि कितनी होगी, सारा इसमें उल्लेख आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ये नोडल संस्था है नीति आयोग। कौन सी है? नीति आयोग। 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का रहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो मूल भाषाएं थी वो थी 14। पहले 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषाएं, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। किसमें है? 8वीं में। नेक्स्ट है। केंद्र में वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। 4 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं? तो 3 प्रतिवेदन किए जाते हैं। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन कौन से? तीनों। पहला है आपका जिसमें विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, दूसरा वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। सौर मंडल में शामिल है सूर्य, पृथ्वी,
शुद्ध ग्रह, तो ध्यान रखना सौरमंडल में ये उपयुक्त सभी शामिल है। सूर्य भी है, पृथ्वी भी है। देखो ग्रह, टोटल ग्रह है जो 8 ग्रह इसमें शामिल है, उपग्रह भी शामिल है। इसके अलावा उल्का पिंड है, धूमकेतु है, ये सारे के सारे सौरमंडल में है, शामिल है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि या चंद्रमा? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, बिल्कुल नजदीकी ग्रह शुक्र है। कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। इसे सांझ का यानी भोर का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो यह क्षेत्र नहीं है अरावली। भारत में कुल 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील और केंद्र शासित प्रदेश या राज्य दे रखा है। लेनार झील, लेनार झील कहां पर है? यहां पर देखो उत्तर प्रदेश दे रखा है, जो कि गलत है। लेनार झील कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। यह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। डल झील जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। सांबर झील राजस्थान में है और चिल्का झील उड़ीसा में है। तो 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मैगजीन के भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या गोवा? तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल उड़ीसा राज्य में। लगभग 44% यही पाए जाते हैं, ध्यान रखना, 44%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई। नवीनतम औद्योगिक नीति 2018 में लाई गई। इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो ध्यान रखना दूसरा आपका हो जाएगा, केवल 2। स्वतंत्रता के बाद बात करें तो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में और नवीनतम औद्योगिक नीति 2018 में लाई गई। तो यहाँ पर 3 नंबर राइट हो जाएगा। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों आपके आंसर क्या है? राइट है। ये दोनों के दोनों कथन सत्य है बिल्कुल। पहली औद्योगिक नीति है 1948 में और दूसरी जो नवीनतम है वो 2018 की है। दूसरी 1956 में लाई गई। निम्न में से असंगत युग्म को पहचानिए दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु और भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाता। भारत का जो उत्तरी जो बिंदु है दोस्तों सबसे उत्तर में, वो लद्दाख में स्थित इंदिरा कोल है। 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो ये तो आपका राइट है। दूसरा दक्षिणी बिंदु जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु दे रखा है। इंदिरा पॉइंट यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबिथु। कौन सा है? बिल्कुल किबिथु या वालंगू इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वालंगू। ये भी राइट है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में है गौरमाता। कौन सा है? गौरमाता। तो ये आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए दोस्तों। पहला दे रखा है वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा। वॉरेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1781 में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता मदरसा की इसने स्थापना की थी। बिल्कुल वॉरेन हेस्टिंग्स ने, पहला कथन राइट है। दूसरा है डंकन। 1792 में इसने जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ पर दे रखा है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो इसने संस्कृत कॉलेज की तो इसको 4 नंबर से मिला दो। 2 नंबर को 4 नंबर से। एनी बेसेंट ने मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला था। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज हो जाएगा। महाराजा राममोहन राय इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में कलकत्ता में। तो इसका मिलान 1 नंबर से हो जाएगा। तो इस तरफ से ये चारों मिलान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कार्टस पद्धति निम्नलिखित में से किस विदेशी शक्ति द्वारा लागू की गई? अंग्रेजों, पुर्तगालियों, डचों या डैन?
तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। सर्वप्रथम भारत आने वाली विदेशी शक्ति पुर्तगाली थे। सबसे पहले भारत यही आए थे पुर्तगाली, ध्यान रखना। इन्होंने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर कार्टस द्वारा एकाधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस राज्य से स्थित है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस राज्य में है सर्वाधिक? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजड़ी, देसलपुर, भगतराव, सुरकोटड़ा, प्रभास पतन, ये सारे के सारे गुजरात में ही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्रम नामक चांदी का सिक्का जारी किया? द्रम नामक चांदी का सिक्का जो प्रचलित था वो मिहिर भोज प्रथम ने किया था। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया? सिंचाई करने पर भी आपको कर देना पड़ेगा। किस सुल्तान ने लगाया? किसानों को इन बहुत शोषण हुआ, किसानों का कर पर कर लगा दिए गए। बिल्कुल फिरोज तुगलक ने लगाया था। 4 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। हाब ए सरब नामक कर लगाया था। उपज का 10वां हिस्सा देना पड़ता था। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा ने भारत की अंतिम यात्रा कब की? 1524 में की थी। वास्को डी गामा भारत की इसने खोज की थी 1498 में। खोज कब की थी? 1498 में इसने भारत की खोज की थी। 17 मई 1498 को कालीकट के तट पर यह पहुंचा था। 1502 में दूसरी बार आया था और तीसरी बार अंतिम बार आया था 1524 में। तो ये ध्यान रखना, 1524 में अंतिम तीसरी बार आया था। भारत में सर्वप्रथम पूर्णतया संगमरमर का मकबरा है। पूर्ण रूप से संगमरमर का मार्बल का मकबरा भारत में कहां पर है? हुमायूं का मकबरा। देखो ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो विद्यार्थी 4 नंबर आंसर बता रहे होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। ये कहां पर है? मांडू में बना हुआ है। पूर्ण रूप से संगमरमर का बना है। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं हुमायूं का मकबरा होगा, सिकंदर का होगा, लेकिन ध्यान रखना यह प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। हुमायूं का मकबरा, ये मकबरा 4 बाग पद्धति से निर्मित है। हाँ, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा हो तो विचारण के दरमियान वह वयस्कता प्राप्त कर लेता है तो उसके मामले की कार्रवाई होगी। प्रश्न आप समझ गए होंगे। कोई किशोर, उसका मामला मान लो कोर्ट में चल रहा है और इतना टाइम हो गया कि उसके बाद वयस्क हो जाता है, उसकी आयु 18 प्लस हो जाती है, तो उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई किस प्रकार से होगी? बहुत ही शानदार प्रश्न आपको पूछा गया है। आंसर क्या होगा बताओ, देखें किस किस का देखें राइट आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर होगा। मामला बाद में भी उसके किशोरों की भांति चलेगा, जैसे जैसे पहले से चल रहा है उसी प्रकार से उसके ऊपर मामला चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, ये महिला बाल अपराध के प्रश्न कर रहे हैं। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार या इनमें से कोई नहीं? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। धारा 8B के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अगला है, किशोर न्याय अधिनियम लागू हुआ। बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 15 जनवरी 2016 को हुआ था। कब हुआ? 15 जनवरी 2016। 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में की जाती है? तो धारा 8B में की जाती है। धारा 8B के तहत की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट अगला है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब अधिनियमित हुआ? कब हुआ था? 31 दिसंबर 2015 को हुआ। 3 नंबर आंसर आपका करेक्ट है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के उद्देश्य है।
इसके उद्देश्य क्या है? लैंगिक हमला रोकना, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य पर रोक लगाना, बालकों का अपराधी बनने से बालकों को रोकना। तो सारे के सारे हैं, 4 नंबर आंसर आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति किस धारा में निहित है? धारा 9, 8, 8A या 10? तो बिल्कुल धारा 10 में। किसमें? धारा 10 में है, राज्य सरकार द्वारा दहेज संबंधी मामलों, बिल्कुल यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा? किसी बालक को कोई गलत वस्तु दिखाना क्या होगा? दहेज लेने और दहेज देने के लिए विधि का बनाना माना जाएगा। 4 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए मीडिया में किसी बालक को वस्तु दिखाना माना जाएगा, अश्लील साहित्य में बालकों का उपयोग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अपराधों का संज्ञान लेने के संबंध में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? तो धारा 7 में। किसमें है? धारा 7। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराधों का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा लिया जाता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमति प्रदान की गई? तो राष्ट्रपति ने 19 जून 2012 को अनुमति दी थी। 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य बजट 2021-22 के अनुसार कितनी आंगनवाड़ियों को नंदघर योजना में सम्मिलित किया जाएगा? यह प्रश्न हम कल करवा चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।